नमस्कार। आज के जो टॉपिक शुरू करते हैं उसके पहले एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर पानी के ऊपर डाला जाए तो तेल पूरी तरह से फैल जाता है। उसी प्रकार से आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो शुरुआत करते हैं प्राकृतिक गैस से। प्राकृतिक गैस जो धरातल के नीचे मौजूद होता है कच्चा तेल या पेट्रोलियम के साथ, या पेट्रोलियम या कच्चा तेल के ऊपरी लेयर के ऊपर फैला हुआ होता है। जैसे कि मैंने बताया कि पानी के ऊपर तेल तैरता है, उसी प्रकार से पेट्रोलियम के ऊपर यह एक लेयर होता है प्राकृतिक गैस का। प्राकृतिक गैस का निर्माण कैसे हुआ होता है? क्योंकि यह धरातल के नीचे जो पादप और जीव जंतु के सड़ने गलने से बनता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य गैस होता है मीथेन, क्योंकि प्राकृतिक गैस में 90% तक मीथेन पाया जाता है। मीथेन गैस काफी ज्वलनशील भी होता है। तो आज बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। देख लेते हैं प्राकृतिक गैस को। प्राकृतिक गैस जो गंध एवं कालिक रहित होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, यह गंधहीन होता है प्राकृतिक गैस। और जो प्राकृतिक गैस की जो खोज भारत के संदर्भ में ओएनजीसी और ऑयल कंपनियां करती हैं। सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का भंडार भारत के संदर्भ में मुंबई हाई में है, जो कि अब तटीय मुंबई के क्षेत्र में आता है। इसका वितरण कार्य गेल के द्वारा किया जाता है। 1984 में इसका गठन किया गया था। और जो सबसे लंबी पाइपलाइन है भारत के संदर्भ में एचबीजे मतलब हजीरा, बी मतलब बीजापुर और जे मतलब जगदीशपुर, यहां तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई है पाइपलाइन की, वहां इसका वितरण किया जाता है। देख लेते हैं कि भंडार कितना है भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में भंडार इसका 692 अरब घन मीटर भंडार है, जिसमें सबसे ज्यादा भंडार मुंबई हाई में स्थित है। फिर देखते हैं पेट्रो रसायन उद्योग का कच्चा माल है प्राकृतिक गैस। पेट्रो रसायन उद्योग का कच्चा माल प्राकृतिक गैस है। जैसे कि लौह उद्योग का कच्चा माल लौह अयस्क है, एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल बॉक्साइड है। उसी प्रकार से यह पेट्रो रसायन उद्योग का कच्चा माल प्राकृतिक गैस। पेट्रो रसायन के अंतर्गत क्या क्या है? जैसे कि यूरिया के लिए मुख्य गैस प्राकृतिक गैस में मीथेन की आवश्यकता होती है। और जो प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वहां पर इसका उपयोग उर्वरक बनाने के लिए होता है, और इथेन का पेट्रो रसायन बनाने के लिए होता है। अब भारत के संदर्भ में इसके क्षेत्र को देख लेते हैं। अब तटीय मुंबई में अरब सागर के आसपास जो स्थित है, मुंबई के आसपास वो क्षेत्र आते हैं। ये इसमें कम से कम 10 स्थान शामिल हैं। देख सकते हैं राजस्थान और गुजरात कावेरी मुहाने पर, और त्रिपुरा असम। इसमें से जो राजस्थान और त्रिपुरा जो है वहां पर स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक गैस पाया जाता है, अर्थात वह किसी पेट्रोलियम के साथ नहीं मिलता। यह स्वतंत्र रूप से राजस्थान और त्रिपुरा प्रदेश में पाया जाता है स्वतंत्र रूप से। देख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? पाइपलाइन के द्वारा की जाती है। पाइपलाइन काफी सुरक्षित है, क्योंकि यह काफी ज्वलनशील होता है गैस। इसका पाइपलाइन इसके लिए काफी सुरक्षित माना जाता है। रसोई गैस की आपूर्ति के लिए जामनगर जो गुजरात में है, वहां से लोनी मतलब उत्तर प्रदेश, लंबाई है तकरीबन 1240 किलोमीटर लंबा है ये पाइपलाइन, उसमें आपूर्ति की जाती है रसोई गैस की। देख लेते हैं कि यह जो प्राकृतिक गैस है कितने रूप में मिलता है। तापमान और दबाव के कारण ये 3 रूपों में मिलता है, सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी। सीएनजी का उपयोग ज्यादातर वाहनों में किया जाता है, क्योंकि यह संपीड़ित गैस होता है, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस और लिक्विड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस के उपयोग को देख लेते हैं कि वाहनों में इसका उपयोग होता है। अगर दिल्ली की बात करें तो विश्व के संदर्भ में जो सीएनजी के द्वारा जो बस का परिवहन होता है, सबसे बड़ा परिवहन दिल्ली में ही होता है। तो देखते हैं इसके उपयोग को। पहला है वाहनों के ईंधन में इसका उपयोग होता है सीएनजी के रूप में। खाद्य निर्माण में भी होता है, मतलब जो मैंने बताया कि मीथेन गैस से क्या बनता है, यूरिया। और प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग उर्वरक क्षेत्रों में होता है। विद्युत बनाने में प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। और एक उपयोग नगद गैस वितरण में होता है, जो रसोई गैस की आपूर्ति के लिए भी यह उपयोग में लाया जाता है। और घरेलू गैस के लिए भी हम जो यूज करते हैं, घर में जो सिलेंडर यूज करते हैं, घरेलू गैस के लिए घर में जो हम लोग घरेलू जो चूल्हा यूज करते हैं सिलेंडर के जो, और घरेलू
घरेलू गैस में भी प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, क्योंकि जो मर्केप्टन नामक घरेलू गैस में भी प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, क्योंकि यह गंधहीन होता है। इस कारण घरेलू गैस में क्या मिलाया जाता है, मर्केप्टन नामक गैस मिलाया जाता है, जिसके जरिए हमको लीक होता है या कहीं लीकेज होता है गैस, तो हमको आभास हो जाता है, पता चल जाता है। तो देखते हैं प्राकृतिक गैस के संदर्भ में एक इंटरेस्टिंग गैस भी है, खट्टी मीठी गैस। मतलब खट्टी मीठी गैस क्या है, कोई स्वाद की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि जिस गैस में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है वो खट्टी गैस होती है, और जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है वो मीठी गैस होती है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाता है खट्टी मीठी गैस क्या है, तो प्राकृतिक गैस के संदर्भ में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है तो वह खट्टी, और सल्फर की मात्रा कम होती है तो मीठी गैस कहलाती है। तो प्राकृतिक गैस के संदर्भ में देखा कि प्राकृतिक गैस जो गंधहीन और कालिक रहित गैस होती है, और इसका निर्माण धरातल के नीचे जीव अंश के दबने से होता है, और इसका सबसे ज्यादा भंडार भारत के संदर्भ में मुंबई हाई में पाया जाता है, और तकरीबन विश्व के भारत के संदर्भ में देखें कि 692 अरब घन मीटर भंडार है। और राजस्थान और त्रिपुरा एक ऐसे राज्य है जहां पर स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक गैस पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ यह नहीं मिलता। और देख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस के रूप को देख सकते हैं, तापमान और दबाव के आधार पर सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस, और एल मतलब लिक्विड नेचुरल गैस। इस प्रकार से हमने देखा उपयोग को देखा, उपयोग में वाहनों के ईंधन के लिए, खाद्य निर्माण के लिए, विद्युत और नगर तापीय विद्युत हेतु कोयले का एवं पेट्रोलियम का अधिक दोहन करने के कारण ये खनिज समाप्त होते जा रहा है। ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। अब देखते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। शुरुआती समय में लागत ज्यादा देता है, मगर ये सस्ती ऊर्जा भी देता है बाद में, और ये टिकाऊ परिस्थिति के अनुरूप है। मतलब ये परिस्थिति एवं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आज देख लेते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत में पहला हम पढ़ते हैं नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। या परमाणु खनिज के अंतर्गत हम देखते हैं यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, एल्मेनाइट और मोनोजराइट। ये परमाणु खनिज है। या भारत में परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो उन्नत तकनीक के मामले में भारत जो है विश्व के संदर्भ में 6वां स्थान रखता है। बाकी के जो 5 देश हैं, अमेरिका जो सबसे पहले परमाणु ऊर्जा स्थापित किया था, फिर रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा के बाद भारत। देख सकते हैं कि भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ उसके बाद से परमाणु शक्ति कार्यक्रम काफी तीव्र होता गया भारत के संदर्भ में। 48 में टाटा एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्थापित किया गया था। 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई थी, जो 1967 में इसका नामकरण भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान कर दिया गया था। अब देखते हैं कि भाभा कौन थे, मतलब जो परमाणु कार्यक्रम के जनक वो कहे जाते हैं भारत के संदर्भ में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नामकरण पर ही ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना। 1969 पर पहला परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। 1969 में तारापुर पहला परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी, जो कि महाराष्ट्र में है, और यह 320 मेगावाट का है। पूछा जाता है कि भारत में परमाणु संयंत्रों के नाम लिखिए, ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको क्या लिखना, तारापुर पहला परमाणु संयंत्र था महाराष्ट्र में, रावत भाटा जो है राजस्थान में है, और कलपक्कम तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और काकरापार गुजरात में है, और तमिलनाडु में कुडमकुलम परियोजना स्थापित होने वाला है, जहां 1000 मेगावाट के 2 संयंत्र लगाने वाले हैं। अब देखते हैं कि जो परमाणु संयंत्रों में मंदक का काम करते हैं, मतलब जो डीटीओ होता है जिसको भारी जल बोलते हैं, ये डीटीओ बड़ोदरा और हैदराबाद में इनके संयंत्र हैं। तो इस प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, या प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु खनिजों के नाम बताइए, या प्रश्न पूछे जाएगा कि भारत के संदर्भ में परमाणु संयंत्रों के नाम बताइए। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा के जरिए जो सोलर प्लेट है उससे सूर्य के प्रकाश के जरिए फोटो वोल्टाइक सेल तक जाता है और ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है। हम देख सकते हैं सौर ऊर्जा के उपयोग कौन कौन से हैं। तो सोलर कुकर, मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग भी देख सकते हैं कि सोलर कुकर के रूप में या सोलर मोबाइल चार्जर के रूप में, सौर लालटेन के रूप में और सौर जल पंप के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। हम अब उसके बाद देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है गतिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है और ये गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा पवन संयंत्र स्थापित है जो लांबा में है। ये प्रश्न पूछा गया था आईएएस के एग्जाम में कि भारत में सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, तो लांबा गुजरात में है। याद रखिएगा ये कहाँ है, कच्छ में है। गुजरात का एक कच्छ की खाड़ी है, वहां पर ये लांबा क्षेत्र है जहां पर पवन ऊर्जा का एशिया में सबसे बड़ा संयंत्र है। और दूसरा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का संयंत्र है तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है। तो पवन ऊर्जा के बाद हम देखते हैं ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा जो है वह खंभात की खाड़ी इसके अनुरूप है। ज्वारी ऊर्जा या तरंगी ऊर्जा या जो लहरें होती हैं समुद्र की, वह लहरें के जरिए टरबाइन भी घूमता है और विद्युत उत्पन्न करता है। जब लहरें समुद्र से धरातल की ओर आती हैं और वापस धरातल से समुद्र की ओर जाती है तो दोनों ओर से वह टरबाइन राउंड करता है जिससे विद्युत उत्पन्न होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी गतिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है। तो भारत के संदर्भ में सबसे अच्छा ज्वारी ऊर्जा का क्षेत्र कह सकते हैं खंभात की खाड़ी। फिर सबसे ज्यादा खंभात खाड़ी, मतलब यहाँ पर प्रति वर्ष 50,000 मेगावाट तक ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। फिर आता है कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन का डेल्टा। यहां भी ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। लगता है कि भूतापी ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के उच्च तापमान से प्राप्त की जाती है, मगर यहाँ करण नामक स्थान पर भूतापी ऊर्जा संयंत्र है, स्थापित किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ की बात के संदर्भ में देख सकते हैं कि जो ताता पानी है सरगुजा संभाग में आता है, वहां भी यूएसए की सहायता से भूतापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अब देखते हैं कि जैव ऊर्जा नाम से स्पष्ट है। देखते हैं जैव ऊर्जा नाम से भी स्पष्ट है कि जैविक पदार्थों के द्वारा जो प्राप्त किया ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं या जैविक ऊर्जा कहते हैं। इसके अंतर्गत जो कृषि अवशेष होते हैं एवं जो नगर हैं, उद्योग हैं, वहां जो अवशिष्ट पदार्थ जो हमको मिलते हैं, हम उसका क्या करते हैं, हम उसका विद्युत के रूप में तब्दील करते हैं, संयंत्रों में ले जाते हैं और उसका हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दिल्ली के संदर्भ में देख सकते हैं कि जो ओखला नामक जो क्षेत्र है वहां पर जैविक ऊर्जा से संबंधित बड़े परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। बड़े परियोजना के जरिए हम जैविक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण से कुछ हद तक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा आज कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत में 6 पॉइंट को पढ़ें और प्रश्न पूछे जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर है। इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन कौन से ऊर्जा स्रोत आते हैं। अब प्रश्नों की बात कर लें। भारत का पहला परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है। केगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में भूतापी ऊर्जा स्थापित किया जा रहा है अमेरिका के सहयोग से। तो ये जो प्रश्न बिल्कुल मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो इस तरह से खनिज संसाधन का जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।